हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। इस वीडियो हम बात करेंगे आईओसीएल की रिफाइनरी की। ठीक है, आईओसीएल की रिफाइनरी की 24 का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, सही से तैयारी कर रहे होंगे आप सभी लोग। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो यहाँ पे हम फ्लूइड के 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्या करना है आपको, क्या करना है कि आंसर देते रहना है साथ में। ठीक है, रोज़ की तरह। तो यहाँ देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सेलेक्टेड क्वेश्चन भी है। तो वीडियो नंबर 6 है। आई होप मैं 7 वीडियो करा रखे हैं, मतलब लेकिन नॉन टैग भी करा रखा है। देखो भाई, यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड की आवाज़ आए तो परेशान मत होना। ठीक है, बैकग्राउंड की आवाज़ क्या है कि मैं छत पे वीडियो बनाता हूँ, तो क्या है कि कुछ बर्ड्स हैं या कुछ कोई ना कोई याद आता है यहाँ पे। तो चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन मैं ईएससी का लिया है। ठीक है, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा सा ये है कि आप ये सोच रहे होंगे मैं इजी क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन कराता हूँ जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस होता है। ठीक है, ये ईएससी। यहाँ पे देखो, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द बॉडी इन फ्लोटिंग टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इज दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोकेटेड बिलो द। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोकेटेड बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीन चीज़ यहाँ पे होती हैं। तो इसका आंसर मैं पहले बता दे रहा हूँ, मेटा सेंटर होगा। ठीक है, मेटा सेंटर होगा। और तीन चीज़ बता दे रहा हूँ, देखो सेंटर ऑफ यहाँ पे जी, ठीक है, मेटा सेंटर और बी, इन तीनों चीज़ों में खेल होता है। तीनों चीज़ों में खेल होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या वो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये क्या कहते हैं तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तीन चीज़ें, तीन इक्विलिब्रियम चलते हैं यहाँ पे। तो तीनों को मैं डिटेल में बताऊँगा, अच्छी तरीके से देखना। ठीक है, तो थोड़ी बहुत कभी कभार आवाज़ आ सकती है, परेशान मत होना। ठीक है, पूरा वीडियो देख के जाना। तो यहाँ पे जी और एम और बी की, इन तीनों की बात होती है। तो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, सारे इक्विलिब्रियम देख लेंगे और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना वीडियो को, एक एक चीज़ डिटेल में समझ में आएगी। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से देखना। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके 5 से 10 मिनट ले सकता हूँ मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ करा दूंगा आपको यहाँ तक है। ठीक है, देखो ये दो बॉडी हैं, मतलब एक ही बॉडी है। ठीक है, एक बॉडी है, ये क्या कर रही है, ये पानी है। ठीक है, ये वाटर है, इसमें ये क्या है, फ्लोट कर रही है। ठीक है, फ्लोट कर रही है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट बनेंगे वो देखो। पहले ये बॉडी है, वो देखो जी बनेगा। जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, इसका सेंटर होगा, वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। बी क्या होगा, सेंटर ऑफ बायोन्सी। ठीक है, एफ क्या होगा, एफ बी बायोंट फोर्स होगा जो पानी के द्वारा लगेगा। ठीक है, पानी के द्वारा जो बायोंट फोर्स लगेगा ऊपर लगता है, पानी के द्वारा लगता है बॉडी पे, तो बायोंट फोर्स होता है वो। डब्ल्यू होगा इसका वेट, जो बॉडी का वेट होगा वो नीचे जाएगा, W/mg। तो ये इतनी चीज़ें काम करती हैं। अब यहाँ पे एम और आ जाता है। एम होता है सेंटर ऑफ, वो होता है क्या, तो मैटर सेंटर होता है। ठीक है, अब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। देखो अगर इसको थोड़ा सा हम टिल्ट कर दे रहे हैं मान लो, तो मैंने इसको बॉडी को क्या करा, अपनी सेंटर ऑफ, ये सेंटर से थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। इसका सेंटर तो ये था, इसके बाद थोड़ा सा सेंटर टिल्ट किया, तो ये वाला लाइन ऑफ एक्शन ये नहीं बन गई। ठीक है, तो एक चीज़ हमें मिली यहाँ पे एम। यहाँ पे दोनों लाइन, अगर लाइन ऑफ एक्शन दोनों कट कर रही हैं, वहीं पे हमें एक चीज़ मिल गई। ठीक है, पॉइंट मिल गया, वो हो गया एम। अब एम क्या है, एम है मेटा सेंटर। मतलब मेटा सेंटर जो वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है। ठीक है, ऐसा पॉइंट हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे भाई देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे दो केस लिए हैं मैंने। एक तो फ्लोटिंग की कंडीशन में ली है, जब बॉडी मतलब फ्लोट कर रही है, मतलब तैर रही है ऊपर। ठीक है, एक बॉडी डूब रही है अंदर, पानी के अंदर डूब रही है। तो मैंने यहाँ पे फिगर तो नहीं बनाया मैं, लेकिन आप समझ लो पहले। यहाँ पे देखो मैंने ये वाला जो केस लिया है, ये देखो फ्लोटिंग लिखा हुआ है, ये फ्लोटिंग के केस में लिया है। ये सबमर्ज बॉडी, मतलब बहुत सबमर्ज का मतलब होता है बॉडी डूबी हुई है। ठीक है, तो ये लिया है केस मैंने। तो डायरेक्टली ये शॉर्ट तरीका है एक याद करने का। ठीक है, मैं जी के कंपेयरिंग में आपको सारी चीज़ सिखा दूंगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगी बिल्कुल। ठीक है, अब देखो, जब जी विल लाइज बिलो, मतलब जी है जब एम और बी से अगर नीचे है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे जी है, ये जी है देखो। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर एम और सेंटर ऑफ बायोन्सी से अगर नीचे है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। दोनों के केस में बता दिया मैंने आपको, खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप याद कर सकते हो आराम से। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा तो दिमाग लगाओगे सबसे पहले कि बॉडी फ्लोटिंग कर रही है या फिर समझ रहे बॉडी डूबी हुई है। तो हम समझ जाएंगे, अगर बॉडी फ्लोटिंग कर रही है तो जी अगर एम से नीचे होगा, फ्लोटिंग कर रही है तो एम तो होएगा ही होगा। ठीक है, कि उस मेटा सेंटर कोई
किसी का देखो फ्लोटिंग करने का मतलब है, अगर ऐसे फ्लोट करेगी तैरेगी तो एक मेटा सेंटर जरूर होगा उसका एक, ठीक है। तो हम मेटा सेंटर के अबाउट बात करेंगे। और बी जो होगा सबमर्ज बॉडी में, ठीक है, बी होगा सेंटर ऑफ बायोन्सी के अबाउट बात करेंगे जब बॉडी डूबी हुई होगी, ठीक है, ये चीज़ होगी। तो मैं दोनों केस मैंने एक ही चीज़ में कर दिए हैं, वो चीज़ समझनी है आपको। तो जी एम और बी से अगर नीचे होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा, जी अगर एबव होगा एम और बी से, एम मतलब मेटा सेंटर और बी फॉर सेंटर ऑफ बायोन्सी, इससे अगर ऊपर होगा जी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। और जी लाइज कॉइंसाइड विद जी अगर एक ही सीध में एम और बी के तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बनेगा। तो ये तीनों चीज़ याद कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, मैं फिर डिटेल में बता दूंगा मैं, लेकिन जहाँ तक मैंने कोशिश करके आपको सही बताया है, ठीक है। डिटेल में बताना कोई अलग बात नहीं है, ठीक है, बता देना मुझे। बाकी देखो अब कुछ डेफिनेशन है वो देख लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है। यहाँ देखो, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायोन्सी, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करती है उसको हम सेंटर ऑफ बायोन्सी बोलते हैं। डिपेंड्स अपॉन वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मतलब किस पे डिपेंड करती है, ये जितना वेट डिस्प्लेस करती है, जैसे बॉडी मान लो अगर कोई भी बॉडी का जैसे मास है, कोई साइज़ है, उतना अगर तैर वाटर के अंदर जैसे घुसी हुई है अंदर, ठीक है, उतना तो वो क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी, ठीक है। इसको ही तो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं, याद होगा शायद आपको, हाँ, ठीक है। तो ये होगी डिपेंड्स अपॉन वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब यहाँ देखो, बॉडी विल फ्लोट जब बॉडी तैर रही होगी, बायोंट फोर्स इज मोर देन वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब समझना, बॉडी जब तैर रही है, ठीक है, ऊपर फ्लोट कर रही है बॉडी पानी के ऊपर, मतलब तैर रही है, तो बायोंट फोर्स ज़्यादा होगा। मतलब बायोंट फोर्स का मतलब ये है कि पानी के द्वारा जो फोर्स लगेगा ऊपर की साइड में वो ज़्यादा होगा, तभी कह रहा है तभी बॉडी फ्लोट करेगी, तभी तैरेगी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है मोर देन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है मेटासेंट्रिक हाइट। तो मेटासेंट्रिक हाइट होती है इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड मेटासेंटर। देखो मेटासेंट्रिक जो हाइट होती है वो क्या होती है, मैंने अभी बताया था आपको, मेटासेंटर, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जी लिखा हुआ है ना, जी और एम, इनके बीच की दूरी होती है एच बोलते हैं इसको, मेटासेंटर हाइट बोलते हैं, ठीक है। मेटासेंट्रिक हाइट होती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। इतने पॉइंट क्लियर हो गए। अब मैं और पॉइंट कराता हूँ आपको, ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखो देखो ध्यान से देखना, समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। मेटा सेंटर क्या है, मेटा सेंटर देखो, मेटा अभी मैंने कराया था, मेटा सेंटर इज द पॉइंट अबाउट विच बॉडी इज ऑसिकुलेट और रोटेट, ठीक है। बॉडी मतलब ऐसा कोई पॉइंट होता है जिस पर बॉडी ऑसिकुलेट करती है और रोटेट करती है। मतलब अब मेटा सेंटर अलग अलग लिए जाते हैं इन दैट केस, जैसे लड़ाकू विमान होते हैं या फिर अपना नॉर्मल शिप होता है, जैसे लोग आते जाते रहते हैं, तो उसमें अलग अलग लिए जाते हैं मेटा सेंटर का हाइट, ठीक है। वो भी अभी कराऊंगा मैं, वो भी क्वेश्चन आता है, सीधे पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया मेटा सेंटर। अब देखो मेटा सेंटर कैन लाइज इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द, देखो ये कह रहा है कि मेटा सेंटर जो होता है वो ऊपर भी हो सकता है, बॉडी के नीचे भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आप कितना मेटा सेंट्रिक हाइट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जितना मेटा सेंट्रिक हाइट ज़्यादा होगा उतना ही मतलब अच्छा फ्लोट करेगा जहाज़ जो भी है, ठीक है। जहाज़ जैसे जहाज़ ही तो होता है ना, पानी में तैरेगा, तो उसके लिए ये कंडीशन अप्लाई करी जाती हैं, ठीक है, सारी। तो यहाँ देखो मेटासेंट्रिक कैन लाइज इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, ये चीज़ होगी क्लियर। मेटासेंट्रिक इज यूज टू चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। अब मेटासेंट्रिक क्या करता है, मेटासेंट्रिक क्या करता है, चेकिंग द स्टेबिलिटी, मतलब जहाज की स्टेबिलिटी होगी ना, उसकी देखो कितना फ्लोट कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे कर रहा है। अभी ये भी चीज़ दिखाऊंगा आपको, ये रोलिंग और पिचिंग बोलते हैं, सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभी बताऊँगा। तो मेटासेंट्रिक यूज टू चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ बायोन्सी के क्वेश्चन आ गए। सेंटर ऑफ बायोन्सी होती है, देखो सेंटर ऑफ बायोन्सी बोलते हैं बी, सेंटर ऑफ बायोन्सी इज सेंट्रोइड ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, अभी मैंने बताया था सेंटर ऑफ बायोन्सी का भी बता दिया था, ठीक है। बायोंट फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन सेंटर ऑफ बायोन्सी और बायोंट फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन में बायोंट फोर्स लगेगा, बायोंट फोर्स मतलब जो वाटर के समुद्र में जो पानी भरा होगा, ठीक है, उसके थ्रू अगर जहाज़ पे लगेगा वो बायोंट फोर्स होगा। अब यहाँ पे मैं दो केस बताता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। ये मान लो आपका शिप है, ठीक है, ये मैंने पेन को शिप मान लिया। अगर ये पेन इस तरीके से करेगा, जैसे मान लो ये शिप है, इस तरीके से अगर ऐसे कर रहा है तो इसको हम रोलिंग बोलेंगे, ठीक है, रोलिंग बोलेंगे। और इस पेन को अगर मैं ऐसे करके, अगर जहाज़ हमारा ऐसे कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से कर रहा है, तो इसको पिचिंग बोलेंगे,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन आता है रोलिंग डेंजरस होती है या पिचिंग डेंजरस। तो रोलिंग डेंजरस होती है, ये वाली जो होती है ना वो रोलिंग होती है, वो डेंजरस होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पिचिंग। तो ये वाली कंडीशन है वो ज़्यादा मतलब वो वैसे डेंजर नहीं है, मतलब लेकिन ये वाली जो कंडीशन है रोलिंग वाली, जहाज जब ऐसे ऐसे करने लगे तो इट मीन्स मतलब आपका मेटासेंट्रिक जो हाइट होगी उसमें गड़बड़ है, ठीक है। उसको मतलब उस पर डिपेंड करेगा ये चीज़ है कि रोलिंग कितनी कर रही है, ठीक है, पिचिंग कितना कर रहा है। समझ में आ गया। तो फ्लोट कैसे कर रहा है वो मेटासेंट्रिक हाइट होगी या फिर मेटासेंटर पॉइंट होगा, उस पर डिपेंड करेंगे ये चीज़ें। समझ में आ गया होगा जहाँ तक है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये तो देखो क्या है, गवर्नर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था ये रोलिंग हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये करेगा तो रोलिंग हो गया। तो यहाँ पे मेटा सेंटर है, इट इज़ द पॉइंट अबाउट विच इज़ ऑसिकुलेट ऑफ रोटेट, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे मैं चीज़ें बता रहा था, मेटा सेंट्रिक हाइट अगर आ जाए तो बी एम माइनस बी जी होगा, ठीक है। बी एम माइनस बी जी मतलब क्या है, एम और जी के बीच की जो दूरी होती है वो एच होती है मेटा सेंट्रिक हाइट, मतलब लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, जी एम। मतलब जी एम जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बी एम इस पूरी में से बी एम मतलब मेटासेंट्रिक और सेंटर ऑफ बायोन्सी में से क्या घटा देंगे, बी जी घटा देंगे, मतलब बी और जी, ठीक है, ये घटा देंगे तभी तो एच निकलेगा ना, इस तरीके से। तो ये समझ गए होंगे आप, ठीक है, समझदार हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू मेटासेंट्रिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये चीज़ होगी। तो देखो कमर्शियल शिप के लिए, जब सिंपल जो शिप होते हैं जो यात्रा करते हैं, जो अपने पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, ठीक है, वो यात्रा करते हैं अगर, तो वो 0.3 से लेकर 1 मीटर तक मेटासेंट्रिक हाइट रखी जाती है, ठीक है। सीधे पूछ लिया जाता है कि कमर्शियल शिप के लिए कितनी हाइट मेटासेंट्रिक हाइट रखी जाती है, तो 0.3 से लेकर 1 मीटर तक। बैटल शिप होते हैं जो लड़ाकू विमान होते हैं, उनके लिए मेटासेंट्रिक हाइट होती है वो ज़्यादा रखी जाती है, 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक, ठीक है। तो याद रखना, मैं भी एक क्वेश्चन आएगा अभी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट में कराऊंगा, वो लास्ट में आएगा वो क्वेश्चन, करीबन 23-24 वाला क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट है वो, अब बताना, ठीक है। चलो, तो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जिसकी मेटासेंट्रिक हाइट जैसे 2 जहाज हैं, ठीक है, मैं मान लो ए और बी 2 जहाज हैं, ठीक है, और ए की मेटासेंट्रिक हाइट जैसे 1.5 मीटर है और बी की मतलब बी की ये मेटासेंट्रिक हाइट 1 मीटर है, तो कौन सा मतलब स्टेबल होगा, कौन सी कंडीशन अच्छी होगी, ठीक है। तो 1.5 होगा, जिसकी मेटासेंट्रिक हाइट होगी उसकी कंडीशन होगी वो बढ़िया होगी, ठीक है, बढ़िया तरीके से चलेगा वो। तो ये चीज़ें भी क्वेश्चन आता है, अभी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा जहाँ तक पूरी चीज़ें। चलो, तो वीडियो को लाइक कर देना, हाँ, ठीक है, समझ में आ गया होगा तो। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए सभी लोग कि क्या होगा। बर्नौली इक्वेशन इज़ एप्लीकेबल टू। तो बर्नौली इक्वेशन जो होती है वो किसके लिए एप्लीकेबल होती है बताइए, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए या फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। जल्दी से आंसर बता दीजिए सभी लोग, क्या आंसर होने वाला है बताइए। तो देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। आंसर सभी लोग बताएंगे क्योंकि आपको लगेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो बर्नौली इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड, ठीक है, या फिर जेड हम पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे सारे जो होते हैं ना ये, ठीक है, ये हेड एनर्जी हेड होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, एनर्जी हेड होते हैं। ये सीधे क्वेश्चन एससी जेई में पूछा गया था एक बार। तो जेड होता है वो डेटम हेड होता है, ठीक है। ये पी अपॉन रो जी होता है प्रेशर हेड होता है, और वेलोसिटी हेड होता है वी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। ये भी आंसर सीधे सीधे पूछ लिया था कि वी स्क्वायर अपॉन 2g क्या होता है, पी अपॉन रो जी क्या होता है, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे पी अपॉन रो जी लिखा है, यहाँ पे पी अपॉन डब्ल्यू भी लिखा होता है कभी कभार, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एप्लीकेबल यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, और भी यहाँ पे एप्लीकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा गलती से हो गया, ये हटाओ इसको। यहाँ देखो, यहाँ पे देखना है आपको ध्यान से, देखो दिस इज बर्नौली इक्वेशन एंड आल्सो नॉन एज मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। ये भी आंसर आप पूछ सकते हैं आपसे कि बर्नौली इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। दिस इक्वेशन विल अंडर द कंडीशन, तो क्या क्या कंडीशन होगी, स्टडी फ्लो होना चाहिए आपका, ठीक है, स्टडी फ्लो होगा, फ्लूइड नॉन विस्कस होगा, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा, और फ्लो टेक प्लेस अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन। तो ये कुछ कंडीशन है वो एप्लीकेबल होती हैं इस पर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन आपको आंसर बताना है, सभी लोगों को बताइए भाई, सभी लोग आंसर बताइए। वेलोसिटी हेड इज गिवन बाई, अभी जस्ट मैंने बताया था, जेड प्लस पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g।
तो देखो जेड होता है वो डेटम हेड होता है, पी अपॉन रो जी होगा वो प्रेशर हेड हो गया, और वी स्क्वायर अपॉन टी जो हो गया वो हो गया आपका वेलोसिटी हेड। तो वी स्क्वायर अपॉन टू जी कहाँ है भाई, देखो वी स्क्वायर अपॉन टू जी, ठीक है, ये हो गया आंसर इसका। चलिए अब आगे बताइए। तो देखो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं, ठीक है। पीडीएफ में देखो टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, मैं इस दैट सॉरी इसके लिए, क्योंकि पीडीएफ को थोड़ा सा मुझे बनाना पड़ेगा आपके लिए, सीधे सीधे भेज दूँगा, ठीक है। कोशिश करूँगा इस संडे में सारी पीडीएफ बनाने की कोशिश करूँगा बैठ के, टाइम नहीं मिल पाता है। तो वेलोसिटी हेड है वी स्क्वायर अपॉन टू जी इन मीटर, प्रेशर हेड होता है पी अपॉन रो जी होता है, ठीक है, पी अपॉन रो जी होता है, यहाँ पे आर लिखा है वो गलत है, या फिर पी अपॉन डब्ल्यू लिखा होता है। पोटेंशियल हेड है वो जेड होता है, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन से क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, देखिए ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से, वो दोनों तैयार करके जाना है आपको। देखो फॉर ए विस्कस फ्लो द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ द रेनॉल्ड्स नंबर आर इज। तो देखो यहाँ पे बात करी गई है फॉर ए विस्कस फ्लो की, ठीक है, रिलेशन पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड रेनॉल्ड्स नंबर। तो सबसे पहले मैं रेनॉल्ड्स नंबर की बात करूँगा। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रो वी डी अपॉन म्यू, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला होता है इसका, रो वी डी अपॉन म्यू, रेनॉल्ड्स नंबर हो गया। अब यहाँ बात करेंगे हम आर ई की, ठीक है। यहाँ पे जो विस्कस फ्लो के लिए हम रिलेशन निकालेंगे कोएफिशिएंट फ्रिक्शन का, वो 16 बाई आर ई हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा 16 बाई आर ई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है 64 बाई आर ई, ठीक है। ये क्या होता है, दोनों क्वेश्चन आते हैं, ये तो यहाँ पे रिलेशन हो गया। ये वाला क्वेश्चन क्या बनता है, ये फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लैमिनार फ्लो है, ठीक है, FRICTION, फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लैमिनार फ्लो, ठीक है। लैमिनार फ्लो क्या होता है भाई, लैमिनार फ्लो होता है, ठीक है, अगर आपका कोई पाइप है इसमें, तो यहाँ पे क्या है कि फ्लूइड के जो पार्टिकल हैं वो क्रॉस नहीं करते हैं ईच अदर, ठीक है, ईच अदर क्रॉस नहीं करते हैं, वो आराम से सीधे सीधे बहते हैं, ठीक है। अब जैसे टर्बुलेंट फ्लो की बात कर लूँ, तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, फ्लूइड के पार्टिकल होते हैं वो क्रॉस कर जाते हैं, इस तरीके से भंवर बन जाता है, ठीक है। जब ट्यूबवेल चलता है तो उसमें देखा होगा, ठीक है, भंवर बन जाता है इस तरीके। तो ये होता है वो होता है, क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो होता है, और ये हो गया लैमिनार फ्लो। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे क्लियर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 16 बाई आर ई। इन दैट पूछे कि रिलेशन पूछे बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर आपको पूछे कि सीधे सीधे बजाय फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ लैमिनार फ्लो कितना क्या होता है, तो ये हो गया 64 बाई आर ई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। चलो दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे, ठीक है। यहाँ देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसका आंसर बताइए सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ, सिंपल क्वेश्चन में लेके नहीं आया, इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा उसमें क्या मतलब रहेगा, आप सभी जानते हैं, विस्कोसिटी सब जानते हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं करा रखी हैं बहुत बार। तो यहाँ पे क्या है कि वो क्वेश्चन लेके आया हूँ, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के एग्जामिनेशन में। देखो यूलर्स इक्वेशन इन द डिफरेंट फॉर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड वेयर डी पी इज़ द प्रेशर, रो इज़ द डेंसिटी एंड वी इज़ द वेलोसिटी, डी जेड इज़ द डिफरेंशियल हेड, जी इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। तो बताइए सभी लोग, बताइए आंसर सभी लोग बताइए, ठीक है। यूलर इक्वेशन है, यूलर इक्वेशन कौन सी है इसमें से बताइए, जल्दी से बताइए भाई, बताइए सभी लोग, आंसर बताना है, ठीक है। देखो इसका आंसर होगा डी पी अपॉन रो प्लस वी डी वी प्लस जी डी जेड इजकल टू 0। तो बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये आपको तैयार करके जानी है, इसको याद कर लो, ठीक है। यूलर इक्वेशन है ये, इससे ही प्राप्त होती है बर्नौली इक्वेशन। जो बर्नौली इक्वेशन होती है वो इसी से प्राप्त होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, पढ़ा होगा सभी लोगों ने, डिटेल में पढ़ो चीज़ों को, ठीक है, तब समझ में आएगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे यूलर इक्वेशन। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप सभी लोगों को बताना है, क्या आंसर होगा इसका, बताइए भाई सभी लोग बताइए कि इक्वेशन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज एप्लीकेबल व्हेन द फ्लो, कैसा फ्लो होना चाहिए भाई, विस्कोसिटी इज यूनिफॉर्म एट क्रॉस सेक्शन, इज स्टडी, इज वन डायमेंशनल, ऑल ऑफ एबव। बताइए सभी लोग, बताओ भाई। अगर आप देंगे आंसर सभी लोग मिलके तो अच्छी बात है, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको कि हमारा क्वेश्चन है वो सही जा रहा है। फिर तो मैं बता रहा हूँ, देखो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए एट क्रॉस सेक्शनल, स्टडी फ्लो होना चाहिए, इन वन डायमेंशनल फ्लो होना चाहिए।
तो यहाँ पे जो इक्वेशन जो बनती है वो क्या बनती है, A1V1 इजकल टू A2V2, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, ये ध्यान रखना, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए है। अगर आपको कह दे कि कंप्रेसिबल फ्लो के लिए, तो कंप्रेसिबल फ्लो के लिए रो A1V1 इजकल टू रो A2V2, ठीक है। ये कंप्रेसिबल फ्लो के लिए है, तो दोनों याद रखना। ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए A1V1 इजकल टू A2V2, सीधे पहले हम ये याद कर लेते थे, ठीक है। बाद में जब एसएससी का एक क्वेश्चन आया था तो कंप्रेसिबल फ्लो के लिए, कंप्रेसिबल फ्लो में हम रो लगा देते हैं, रो A1V1 इजकल टू रो A2V2, ठीक है। याद रखना इसको, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। बताइए, ये न्यूमेरिकल है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तुमको। बताओ इसका आंसर सभी लोगों को बताना है सॉल्व करके, ठीक है। तो का नहीं मारना, सॉल्व करना। देखो, द मीन वेलोसिटी वाटर इज स्मॉलर एंड लार्जर एंड पाइप आर 20 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली इफ द एरिया ऑफ स्मॉलर एंड इज 2500 मीटर mm², द एरिया लार्जर एंड। देखो मैं यहाँ पे फिगर मैं चीज़ें आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक हो। यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले फिगर बना रहा हूँ, इससे क्या आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये है इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे सेंटर लाइन है, यहाँ पे एरिया A2 है और ये एरिया A1 है, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लो करेगा वो V1 वेलोसिटी से करेगा, यहाँ पे V2 से करेगा, ठीक है। आपको दे क्या रखा है, ये आपको दे रखा है, देखो एरिया दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर है स्मॉलर, तो वेलोसिटी आपको दे रखी है A1। देखो इक्वेशन लगेगी A1V1 इजकल टू A2V2। यहाँ पे देखो क्या पूछा है आपसे, A2 पूछा है, ठीक है। A2 यहाँ पे पूछा है, बाद बाकी वैल्यू सब दे रखे। A1 कितना है 2500 इंटू V1 कितना है, V1 है 20। देखो सॉरी, A2 आपको पूछा है और V2 कितना है, V2 है 5। जब अब 5 से देखो काट दो, 5 चौक 20, ठीक है, और 25 चौका 100, 25 का गुणा करोगे इसमें 4 में, तो 25 चौका 100 हो जाएगा और 2 0, तो आंसर आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। 10,000 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन वाला सवाल जो अभी एक कराया था क्वेश्चन, तो 10,000 इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए सभी लोग, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। स्टेग्नेशन पॉइंट इज पॉइंट वेयर। तो स्टेग्नेशन पॉइंट जो होता है वो क्या पॉइंट होता है, बताओ क्या होता है। प्रेशर इज जीरो, टोटल एनर्जी इज जीरो, टोटल एनर्जी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज फ्लो रिड्यूस टू जीरो। बताइए सभी लोगों का आंसर बताना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीधे आता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। तो देखो स्टेग्नेशन जो पॉइंट होता है, वहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है रिड्यूस होती जाती है, फिर उसके बाद जीरो हो जाती है, ठीक है। अब देखो जैसे पिट और ट्यूब आपने देखा होगा, ठीक है। पिट और ट्यूब जो होती है वो किसकी मेजरमेंट के लिए होती है, ये बताइए। पिट और ट्यूब है, ठीक है। पिट और ट्यूब किसके लिए, तो वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए होती है, वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए होती है पिट और ट्यूब, ठीक है। फ्लो आपका जाता है इस तरीके से और इसके तरीके से इसमें भर जाता है। तो यहाँ पे कोई वेलोसिटी, जैसे मान लो इस पॉइंट पे मैं वेलोसिटी मान रहा हूँ, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ तो क्या तेज़ होगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे मान ले रहा हूँ, इस जगह पे, तो इस जगह पे क्या है, वेलोसिटी रिड्यूस होती जा रही है या फिर ज़ीरो होती जा रही है, ठीक है। तो कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती जा रही है, फिर कम होती जा रही है, बहुत ही कम होगी ज़ीरो हो जा रही है कुल मिला के। तो रिड्यूस तो खैर बाद में ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ज़ीरो ज़्यादा ऑप्शन आता है। तो कोई भी पॉइंट पे जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है उसको स्टेग्नेशन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। स्टेग्नेशन पॉइंट बोलते हैं, याद रखना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर सभी लोग बताएंगे और वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, ठीक है, और चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। ये रोटामीटर ये यूज टू मीज़र। तो रोटामीटर जो होता है वो क्या मेज़रमेंट करता है, बताइए। मैं यहाँ पे सारे जो डिवाइस है वो सबका यूज़ बता दूंगा, सीधे एक नंबर यहाँ से पक्का मिलेगा आपको, ठीक है। तो रोटामीटर जो होता है वो क्या मेजरमेंट करता है, आरपीएम ऑफ इंजन, रोटेशन ऑफ शाफ्ट, ट्विस्ट ड्यू टू टॉर्क अप्लाइड ऑन शाफ्ट, फ्लो ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। बताइए। तो रोटामीटर जो होता है वो करता है फ्लो ऑफ लिक्विड, या फिर फ्लो ऑफ लिक्विड को क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज भी बोलते हैं, डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, और गैसेस। तो लिक्विड और गैस के दोनों में फ्लो हम डिस्चार्ज मेजरमेंट कर सकते हैं इससे रोटामीटर। अब आगे देखते हैं क्या क्या डिवाइस आ सकती हैं इससे, मेजर इंपॉर्टेंट है। देखो
यहाँ पे डिवाइस लिख रखी है मैंने, ठीक है, डिवाइस है। तो देखो यहाँ पे डिवाइस है, यहाँ पे मेजरमेंट है। अब यहाँ पे वेंचुरीमीटर की बात करी जाए तो वेंचुरीमीटर होता है, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसमें से एक पक्का आएगा, ठीक है। तो वेंचुरीमीटर होता है उसको रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज, रेट ऑफ फ्लो को डिस्चार्ज बोलते हैं। तो वेंचुरीमीटर से क्या मेजरमेंट करते हैं, रेट ऑफ फ्लो मेजरमेंट करते हैं। फ्लो नोजल से करते हैं रेट ऑफ फ्लो, ऑरफिस मीटर से भी करते हैं रेट ऑफ फ्लो, और बैंड मीटर होता है रेट ऑफ फ्लो, रोटामीटर होता है रेट ऑफ फ्लो, पिटोट ट्यूब होती है वेलोसिटी, अभी बताया था, और हॉट वायर एनोमीटर होता है एयर एंड गैस वेलोसिटी। तो एयर एंड गैस की वेलोसिटी होती है वो हॉट वायर एंड एनोमीटर से चेक करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइस थी। अब बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं इसलिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द चेजीज फार्मूला द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द पाइप इज गिवन बाय, बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका, सभी लोग बताएंगे। बताइए फ्लो जो पाइप का जो फ्लो होता है, ठीक है, वहाँ जो पाइप थ्रो पाइप में फ्लो होता है, ठीक है, उस वाले चैप्टर का है ये क्वेश्चन। बताइए सभी लोगों को आंसर बताना है। देखो v बराबर क्या हो जाएगा, c अंडर रूट में एम आई, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, v इजकल टू c अंडर रूट में एम आई। अब यहाँ पे देखो मैं आपको m बता दूँ, m क्या है, m यहाँ पे है हाइड्रोलिक डेप्थ फ्लो पाइप, हाइड्रोलिक डेप्थ है, और I है यहाँ पे फ्रिक्शन हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। वेलोसिटी हो गया, ये कोफिशिएंट है c, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं तो सीधे सीधे याद कर लेना है। और आपको सीधे न्यूमेरिकल भी कभी कभार पूछ सकता है, ठीक है, चेजिस फार्मूला से यहाँ पे लगा सकते हैं आप। चलो यहाँ पे बताइए, सभी लोगों को आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। इन केस ऑफ फ्लूइड थ्रू पाइप कैविटेशन इज कॉज्ड बाय, तो कैविटेशन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, शायद मैंने दूसरा या तीसरा वीडियो लिया था तो उसमें बताया था। तो कैविटेशन जो होता है वो होता है लो वेपर प्रेशर के कारण, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देंगे अलग अलग तरीके से, हाई प्रेशर, लो वेपर प्रेशर। तो लो सीधे सीधे याद करो, लो वेपर प्रेशर। अब वेपर यहाँ पे देगा नहीं तो लो प्रेशर हो जाएगा, और सीधे सीधे लो वेपर प्रेशर, ये भी आंसर आता है, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ याद करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बिलो लिमिट, ठीक है, क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, ठीक है, ये हो जाएगा सी आंसर। अब कैविटेशन होता क्या है तो मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपका पंप होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं ऐसे बना दे रहा हूँ जिसे थोड़ा सा समझ जाओ तुम जल्दी से। मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे लिक्विड हो गया और यहाँ से आउटलेट हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे अब पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी मतलब लिक्विड कोई भरा है, कुछ भी भरा हो सकता है उसका। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम क्या ये इसको चलाते हैं पंप को, तो यहाँ से क्या है, ये शक करता है मतलब ये अंदर की तरफ जाता है लिक्विड। अब यहाँ पे क्या है कि अगर बहुत ही कम, अगर आपका लो वेपर प्रेशर है, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर कम हो जाता है, अगर वेपर प्रेशर यहाँ पे मतलब प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे अगर कम हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे बबल्स फॉर्मेशन चालू हो जाते हैं, मतलब बबल्स हो जाते हैं चालू, ठीक है, बलबूले बनते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और वो बलबूले क्या करते हैं, वो फूटते हैं अंदर जाके, स्ट्राइक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पर टकराते हैं, इस पर जाके सरफेस पे, या इस पे टकराते हैं, इस पे ब्लेड पे, तो सब सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं, फटाक करके एकदम पुट कर की तरह, मतलब फूटते हैं इस तरीके से। तो बहुत तेज़ स्ट्राइक करेंगे तो उसमें होगा क्या कि जब स्ट्राइक करेंगे तो उसकी जो सरफेस होगी, ठीक है, पाइप की जो सरफेस होगी, ठीक है, ये वाली सरफेस होगी, वो ख़राब कर देंगे ये। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, कैविटेशन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो इसको डिटेल में मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, देख लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा लो प्रेशर बिलो लिमिट, सी आंसर। अब बताइए भाई, इसका आंसर बताइए सभी लोग। चेक वाल्व अलाउज द फ्लूइड फ्लो, तो चेक वाल्व जो होता है वो क्या होता है भाई, बताइए। ओनली इन वन डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन, टू चेंज द डायरेक्शन टॉप टू स्टॉप, बताइए। देखो वाल्व से थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने वाल्व का, देखो आपको अगर देखना है तो IOCL बाई MRK स्टडी डालो, ठीक है, एक डालो IOCL बाई MRK मैकेनिकल, ऐसे करके सर्च करोगे, ठीक है, तो वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। एक डालना IOCL प्लांट क्वेश्चन,
प्लांट क्वेश्चन बाय MRK मैकेनिकल, ऐसे करके डालना तो सर्च हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। देखो वीडियो समझ में नहीं आएगा तो मैं कहाँ मिलेंगे, तो ये तो क्या करना कि प्ले लिस्ट में जाना आप, और यहाँ पे एक तीन प्ले लिस्ट हैं। एक IOCL रिफाइनरी की है जो अभी चल रही है, IOCL पाइपलाइन की है, एक है IOCL HPCL ONGC, इस तरीके से। तो उस वाली प्लेलिस्ट में जाना, उसके क्वेश्चन करना बहुत। अगर उसके क्वेश्चन का आपने कर लिए, समझ लो कि 40 वहाँ से 3-4-5-6 वीडियो हैं, वो 40 क्वेश्चन वहीं से आपको करेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। इस दावे के साथ मैं बोलता हूँ, करके देखना आप, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। चेक वाल्व जो होता है वो ओनली वन डायरेक्शन के लिए होता है। आप देखो क्या होता है चेक वाल्व, जैसे मान लो मैंने फिगर नहीं दिया है, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, ये कोई पानी आपका फ्लो कर रहा है इस जगह पे, तो इस जगह पे हम मान लो ये लगाते हैं, एक पाइप लगाते हैं जिससे हम घर के लिए ऐसे करके ले जाते हैं पानी। यहाँ पे मान लो मोटर लगी होती है, तो क्या होता है कि यहाँ पे हम इस जगह पे इस बीच में हम चेक वाल्व लगा देते हैं। क्या हो गया, चेक वाल्व। तो क्या होता है कि पानी है ना वो एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, वापस लौटे ना, ये वापस जो चला जाता है ना पानी इस तरीके से, वो वापस ना हो। तो यहाँ पे एक तरीके का वाल्व लगा होता है, वो ढक्कन लगा होता है, वो बंद हो जाता है एकदम से, ठीक है, जिससे कि वापस नहीं जाए। इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि आप पानी जब मोटर चलाओगे तो पानी जल्दी से आपके घर में आ जाता है। तो चेक वाल्व लगाते हैं, वही होता है चेक वाल्व। समझ में आ गया होगा। चलो बताइए भाई, इसका आंसर बताना है सभी लोगों को। एनर्जी ग्रेड लाइन EGL रिप्रेजेंट द, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावना है यहाँ से, ठीक है। एनर्जी ग्रेड लाइन EGL रिप्रेजेंट द, तो एनर्जी ग्रेड लाइन जो होती है, बताइए सभी लोग बताओ। तो आ जाएगा यहाँ पे आंसर इसका, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, इवेलेशन हेड। इवेलेशन हेड आएगा, एलिवेशन हेड है, ठीक है, सॉरी एलिवेशन हेड है यहाँ पे। तो प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और एलिवेशन हेड, तो यहाँ पे कुछ 3 तरीके के हेड होते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो ध्यान से देखना, एनर्जी ग्रेड लाइन मतलब EGL बोलते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, प्रेशर हेड होता है, वेलोसिटी हेड होता है और एलिवेशन हेड होता है। तो मैंने सभी हेड बता रखे हैं। प्रेशर हेड देखो ये P/ρg, ये बर्नौली इक्वेशन वाली, V²/T, वेलोसिटी हेड होगा, और जेड हो गया क्या, एलिवेशन हेड हो गया। इसको हम डेटम हेड भी बोलते हैं, डेटम हेड, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो EGL आपको समझ में आ गया। देखो ये चीज़ें ना डिटेल में पढ़ोगे तब समझ में आएगा, जब पाइप पढ़ोगे, ठीक है। पाइप में जैसे कितना है, यहाँ तक कितना फ्लूइड है, यहाँ तक कितना हो रहा है, ये वेलोसिटी हेड हो गया, ये प्रेशर हेड हो गया, नीचे जा रहा है एक लाइन में, ठीक है, उसको हम डेटम हेड बोलते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन जब पढ़ोगे तब समझ में आएंगी चीज़ें। समझ में आ रहा है। चलो, तो यहाँ पे क्या है कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होती है उसको बोलते हैं HGL। HGL जो होती है वो प्रेशर हेड और एलिवेशन हेड होता है। तो HGL ध्यान रखना, HGL क्या होता है, प्रेशर हेड और डेटम हेड या फिर एलिवेशन हेड, ठीक है, एलिवेशन हेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब EGL और -HGL की अगर बात करें, जैसे EGL है और HGL को जब घटाओगे तो क्या बचेगा, वेलोसिटी हेड ही तो बचेगा। समझ में आ रहा है ना। पूरा EGL तो पूरा होता है, प्रेशर हेड, डेटम हेड और वेलोसिटी हेड तीनों होता है। और HGL क्या होता है, प्रेशर हेड और डेटम हेड। तो दोनों को जब माइनस करोगे EGL और HGL को, तो वेलोसिटी हेड बचेगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी हेड है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई HGL और EGL। तो तीनों तैयार रखना अच्छी तरीके से। अब देखो इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। बताओ भाई, सभी लोग बताओ क्या आंसर है इसका। इन लैमिनार फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर इज, सभी लोग शेयर कर देना, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका, सभी लोगों का आंसर बताना है साथ साथ में। इन लैमिनार फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर इज, तो लैमिनार फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, लेस देन 2000, मोर देन 2000, मोर देन 2000 बट लेस देन 4000, नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, लैमिनार फ्लो की बात कर रहा है तो लेस देन 2000, ठीक है, लेस देन 2000 होगा। और रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है वो ρVD/μ होता है। ये अभी याद कर लो आप सभी लोग, ठीक है, ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्लो के बारे में। जब पाइप फ्लो है और ओपन चैनल फ्लो है, दोनों की कंडीशन पूछ सकता है। लैमिनार फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर का मान 2000 से कम होता है, और यहाँ पे ओपन चैनल की बात करें तो रेनॉल्ड्स नंबर 500 से कम होगा, ठीक है, लैमिनार फ्लो की कंडीशन में।
ट्रांजिशनल फ्लो होता है, ट्रांजिशनल फ्लो में बात करें तो 4000 से लेके 2000 के बीच में होता है रेनॉल्ड्स नंबर, मतलब 4000 से कम और 2000 से ज़्यादा, तो ये हो गया ट्रांजिशनल फ्लो। और यहाँ पे 500 से कम, 500 से ज़्यादा और 1000 से कम होता है, तो ये ओपन चैनल की बात हो गई, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो में बात करें तो 4000 से ज़्यादा होता है रेनॉल्ड्स नंबर, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की मान अगर 4000 से ज़्यादा अगर होगी, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर का मान 4000 से ज़्यादा होगा तो होगा ये टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, ये चीज़ होगी। तो रेनॉल्ड्स नंबर, एक रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला हो रहा है, तो इनर्शिया फोर्स क्या होता है भाई, रेनॉल्ड्स नंबर का फोर्स क्या आता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन क्या होता है, विस्कस फोर्स होता है ना, विस्कस फोर्स। तो रेनॉल्ड्स नंबर का ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है, तो याद रखना इसको। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। अरे आ गया क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट, रेनॉल्ड्स नंबर इज द डिफाइन एज द रेशियो। तो रेनॉल्ड्स नंबर मैंने क्या बताया था, इनर्शिया फोर्स होता है, ठीक है, इनर्शिया फोर्स अपन विस्कस फोर्स हो जाएगा, ठीक है, तो विस्कस फोर्स हो जाएगा डी, आंसर 14 का डी, ठीक है। आगे देखो 15 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ देखो, ए मैक नंबर इज़ द सुपरसोनिक फ्लो इज़, तो सुपरसोनिक फ्लो में मैक नंबर का वैल्यू कितना होता है, ये आपको सभी को बताना है। क्या आंसर होगा, ए बी सी डी ई, जो भी आंसर आपको लग रहा है वो बताइए जल्दी जल्दी, ठीक है, समय कम है, थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में चीज़ें समझ में आ जाएंगी, फिर बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो, मैक नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो यहाँ पे सुपरसोनिक फ्लो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेते हैं चीज़ें क्या क्या हैं, देखो यहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे डिटेल में। मैक नंबर की वैल्यू अगर 1.0 से कम है, मतलब 1 से कम है, तो सबसोनिक फ्लो होता है। एम अगर 1 के बराबर है मैक नंबर की वैल्यू, तो ट्रांससोनिक या फ्लो या फिर सोनिक फ्लो बोलते हैं, सीधे सीधे आ जाता है। कभी कभार अगर ट्रांससोनिक फ्लो अगर आ गया तो फिर क्या करोगे आप, ठीक है, नहीं आएगा, हमने तो सोनिक फ्लो पढ़ा है, दोनों को याद रखना, दोनों है, ठीक है। मैक नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो सुपरसोनिक फ्लो हो जाएगा, मैक नंबर की वैल्यू 5 से ज़्यादा अगर होगी तो हाइपरसोनिक फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब मैक नंबर होता क्या है, तो मैक नंबर होता है इनर्शिया फोर्स, ठीक है, इनर्शिया फोर्स अपॉन क्या होता है, इलास्टिक फोर्स होता है, ठीक है, इलास्टिक फोर्स, ठीक है। मैंने तो एक ट्रिक याद कर रखी है, आर बी, एफ जी, डब्ल्यू एस, ई पी और एम ई, ठीक है, इस तरीके से मैंने मतलब कर लिया। इनर्शिया फोर्स तो सब में ऊपर होता ही होता है, और जैसे आर फॉर रेनॉल्ड्स नंबर, एफ फॉर फ्रॉड नंबर, डब्ल्यू वेबर नंबर, ई फॉर इलो नंबर, एम फॉर एम मैक नंबर, तो मैक नंबर आया था, एम और इनर्शिया फोर्स तो सब में ऊपर होता ही है, और एम फॉर मैक नंबर, ई फॉर इलास्टिक फोर्स, बस खत्म। तो इस तरीके से मैंने याद कर रखा है, ट्रिक मैंने पता नहीं किस वीडियो में बता रखी थी, तो मैंने ऐसे याद कर लिया था, आर बी एफ जी डब्ल्यू एस ई पी एम ई, खत्म बस। तो याद आप भी याद कर सकते हो, ठीक है, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना कि सर ये ट्रिक बता दो, तो मैं बता दूंगा आपको डिटेल में, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, 25 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। अब द पर्पज़ ऑफ सर्च टैंक इज पाइपलाइन इज टू, बताइए। इस क्वेश्चन का मैंने पिछली बार भी बताया था आपको क्या है, तो सभी लोगों को आंसर करेक्ट बताना है, ठीक है, गलत मत बताना। रिमूव फ्रिक्शन, प्रिवेंट टर्बुलेंट इन फ्लो, प्रिवेंट फ्लो लॉस, रिलीव प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताओ, 5-6 सेकंड मिल रही है आपको, ठीक है, ज़्यादा समय इसलिए नहीं देता हूँ मैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो इसका आंसर क्या होगा, द पर्पज़ ऑफ सच टैंक इज पाइपलाइन इज टू, तो पर्पज़ ऑफ सच टैंक का होगा रिलीव प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर। तो वाटर हैमर मैंने डिटेल में बताया था लास्ट वाली वीडियो में, ठीक है, तीसरी जन चौथी वीडियो में, और प्रेशर भी बताया था। तो यहाँ पे हो गया सच टैंक का यूज़ क्यों होगा, वाटर हैमर को बचाने के लिए, रिलीफ, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ सभी लोग। ये ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज टू विद, तो ड्राफ्ट ट्यूब होती है वो किस में होती है, इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, बताइए। ड्राफ्ट ट्यूब होती है किस में, जल्दी जल्दी बताओ। तो ड्राफ्ट ट्यूब किस में होगी, रिएक्शन टरबाइन में होगी, ठीक है, रिएक्शन टरबाइन में होगी ड्राफ्ट ट्यूब। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सभी लोगों को बताना है, क्या होगा इसका आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन इज सूटेबल फॉर स्पेसिफिक स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 300 से लेके 1000। मतलब कोई भी टर्बाइन है जिसकी स्पीड है, स्पेसिफिक स्पीड 300 से लेके 1000 तक है, तो और हेड है उसका 30 से कम, तो कौन सी टर्बाइन होगी? फ्रांसिस टर्बाइन होगी, प्रोपेलर टर्बाइन होगी, कपलान टर्बाइन होगी, पेल्टन टर्बाइन होगी? बताइए, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। पीडीएफ आपको मैं भेजूंगा आप, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन हो गए पीडीएफ नहीं सेंड कर पा रहा हूँ आपको, तो पीडीएफ ही आप सेंड करनी है सभी को। और पीडीएफ पाने के लिए क्या करोगे आप? टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे। व्हाट्सअप पे मतलब मैसेज वैसे ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे आप सभी लोग। टेलीग्राम ग्रुप के मतलब कैसे सर्च करोगे आप? टेलीग्राम को MRK स्टडी डालना, ठीक है, तो ये वाला लोगो है ना, वो दिख जाएगा आपको, ठीक है। और एक MRK अगर मैकेनिकल डालोगे, ठीक है, MRK मैकेनिकल डालोगे तो वो एक अलग लोगो है, ठीक है, उस पर MRK लिखा हुआ है, MRK मैकेनिकल लिखा हुआ है, दोनों है, वो दोनों चैनल हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन इज सूटेबल फॉर स्पेसिफिक स्पीड रेंजिंग 300 से लेके 1000? तो यहाँ पे आ जाएगा कपलाइन टर्बाइन, ठीक है, कपलाइन टर्बाइन हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या कंडीशन बन सकती है इस जगह पे। देखो यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, जैसे मान लो स्पेसिफिक स्पीड आपने दे रखी, सीधे पूछ लिया उसने 10 से 35 तक स्पेसिफिक स्पीड है और हेड है उसका 250 मीटर, तो कौन सी टर्बाइन होगी? तो पेल्टन टर्बाइन होगी। तो पेल्टन टर्बाइन में हेड सबसे ज़्यादा होता है, स्पेसिफिक स्पीड होती है 10 से 35 तक, ठीक है, ये याद कर लो, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, पक्का क्वेश्चन मिलेगा आपको, टर्बाइन से क्वेश्चन बनते हैं। फ्रांसिस टर्बाइन में क्या होता है, 30 से लेके 250 मीटर तक होती है और 600 से 60 से 300 मीटर तक उसका होती है स्पेसिफिक स्पीड। हेड होता है यहाँ पे 30 से 250, ठीक है, तो ये होगी यहाँ पे फ्रांसिस टर्बाइन के लिए कंडीशन में। कपलान टर्बाइन में अभी बताया था 30 से कम होता है हेड और 300 से 1000 तक स्पेसिफिक स्पीड होती है, स्पीड सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे कपलान टर्बाइन में, ठीक है, ये याद रखना। नोट में क्या है, एट ए पार्ट लोड हाई इफिशिएंसी कैन बी ऑब्टेन इन कपलान टर्बाइन। तो ये चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और पीडीएफ का देखो मैं भेजता हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ इसको जल्दी से तैयार करने की, टाइम लग जाता है थोड़ा सा। यहाँ बताओ इसका आंसर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द सच टैंक आर नॉर्मली इंटीग्रल पार्ट ऑफ पावर प्लांट एज दे प्रिवेंट इमीडिएटली डैमेज टू। बताइए, बताइए भाई सभी लोग बताइए, टेल रेस होगा या फिर टर्बाइन होगा, पेन स्टॉक होगा, ड्राफ्ट ट्यूब होगी, वाटर हैमर होगा? बताइए इसका आंसर। कह रहा सच टैंक आर नॉर्मली इंटीग्रल पार्ट ऑफ पावर प्लांट, दे प्रिवेंट इमीडिएट डैमेज टू। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, पेन स्टॉक, ठीक है, पेन स्टॉक इसका आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, पेन स्टॉक, ठीक है, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फिगर देखो, यहाँ पे देखो कोई भी रिजर्वायर है, ठीक है, ये रिजर्वायर है, यहाँ पे क्या लगा है, सर्च टैंक लगा है ये, ठीक है, ये होती है पेन स्टॉक, पेन स्टॉक होती है यहाँ पे। ये कंट्रोल वाल्व है, यहाँ पे कितना फ्लूइड हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये टर्बाइन है यहाँ पे। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग, इसका आंसर बताना है, क्या आंसर हो सकता है। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन इज इंडिकेटेड एज। तो दो होती हैं, ठीक है, पंप के केस में भी होती है, टर्बाइन के केस में भी होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन क्या होगा बताइए। तो एन होता है रूट पी अपॉन एच की पावर 5/4 होता है। तो कौन सा भाई, एन रूट पी एच की पावर 5/4, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और होता है एन रूट क्यू एच की पावर 3/4, ये होता है किसका, पंप का होता है। तो ये टर्बाइन है, टी फॉर टर्बाइन, टर्बाइन, ये होता है पंप। तैयार करके रखना, ठीक है, दोनों क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अभी तैयार कर लेना, ठीक है। बताइए इसका आंसर बताना है। पेल्टन व्हील इज आइडियली सूटेड फॉर। तो अभी पेल्टन व्हील बताया था मैंने कि हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए होता है। तो ए आंसर इसका हो जाएगा हाई हेड और लो डिस्चार्ज, अभी जस्ट बताया था मैंने, ठीक है, पेल्टन व्हील जो होता है, तो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं, फिर से थोड़ा देख लो अगर देखना चाहो तो। लो हेड टर्बाइन के लिए 215 से लेके कपलाइन और प्रोपेलर टर्बाइन होती है, ठीक है। मीडियम हेड के लिए क्या होती है, यहाँ पे हेड होगा 1670 और कपलाइन फ्रांसीसी टर्बाइन होती है, कपलाइन और फ्रांसीसी टर्बाइन होगी, ठीक है। यहाँ पे हाई हेड के लिए फ्रांसीसी पेल्टन टर्बाइन होती है और वेरी हाई हेड के लिए पेल्टन टर्बाइन होता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई, इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताओ, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट। बताइए
मतलब हाइड्रोलिक पावर प्लांट में कौन सा मतलब एलिमेंट नहीं है। देखो कैचमेंट एरिया, डैम, ड्राफ्ट ट्यूब, कंडेंसर। देखो यहाँ पे कैचमेंट एरिया है, ये भी होता है, डैम भी होता है और ड्राफ्ट ट्यूब होती है। ये कंडेंसर होगा वो यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे नॉट पूछ रहा है कि इज़ नॉट, तो ये नहीं होगा, ठीक है। डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। देखो मैंने शुरू में ये क्वेश्चन बताया था आपको फ्लोटिंग कंडीशन से, तो वही क्वेश्चन है। देखो द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी ए एंड बी 1 मीटर एंड 1.5 मीटर रेस्पेक्टिवली, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अब यहाँ से समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। द बॉडी ए एंड बी हैव इक्वल स्टेबिलिटी, द बॉडी ए इज मोर स्टेबल देन बॉडी बी, द बॉडी बी इज मोर स्टेबल देन बॉडी ए, द बॉडी इज बी आर अनस्टेबल। देखो ए की है 1 और बी की है 1.5, तो जो स्टेबल जो होगा सबसे ज़्यादा वो बी होगा, ठीक है। जिसकी मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा होगी वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द बॉडी बी इज मोर स्टेबल बॉडी ए, ठीक है। सी आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना। चलिए इसका आंसर बताइए। ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ वाल्व इन ए पाइपलाइन द फ्लो इज, मतलब आपने क्या करा, पाइपलाइन का जो वाल्व है, ठीक है, यहाँ पे एकदम से वाल्व आपने खोल दिया, एकदम से खोल दिया, ठीक है। यहाँ पे वाल्व लगा था वो एकदम से खोल दिया आपने, तो फ्लो कैसा होगा बताइए। तो यहाँ पे क्या होता है, अनस्टडी फ्लो होता है, ठीक है, अनस्टडी फ्लो होगा, ठीक है। याद रखना इसको, इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्या आंसर होगा इसका बताइए। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड एंड अट्रैक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड। देखो मैं यहाँ पे चीज़ें बताऊंगा, देखो इसका आंसर होगा एडिशन, ठीक है, एडिशन होगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको वाटर भरा हुआ है, ठीक है, वाटर भरा हुआ है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल हैं 2, ठीक है। ये मॉलिक्यूल इसका है, इसका ये बी का जो बना हुआ है, ठीक है, जिस बर्तन है इसका ये मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो यहाँ समझना थोड़ा सा, ठीक है, समझना लास्ट टाइम पे। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल और 3 मॉलिक्यूल। अगर वाटर टू वाटर बनेगा, जैसे मान लो कि एक और 2 मॉलिक्यूल अगर आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉइजन होगा, COHESION, ठीक है, कॉइजन होगा। हिंदी में मुझे पता नहीं है क्या होता है, ठीक है, बता देना हिंदी में क्या होता है। तो 1 और 2 अगर मिलके बनाएंगे, अगर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होगा तो कॉइजन होगा, और मॉलिक्यूल टू अदर बनाएंगे जिसे, ठीक है, अदर कोई होगा, जैसे बीकर का हो गया, ठीक है, इसका हो गया, जैसे 3 और 2 बनाएंगे, 3 और 2 अगर ये मॉलिक्यूल अगर बनाएंगे तो यहाँ पे एडिशन होगा, ठीक है। तो याद रखना सेम पार्ट जो मॉलिक्यूल होते हैं अगर वो बनाएं, ठीक है, वो अगर यहाँ पे क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, सेम मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे यहाँ पे, तो वो क्या होगा, वो होगा कॉइजन, ठीक है, कॉइजन फोर्स होगा इन दोनों के बीच। और डिफरेंट पार्टिकल के मॉलिक्यूल डिफरेंट है, ये तो डिफरेंट हो गया और ये डिफरेंट हो गया, ये दोनों डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एडिशन बनेगा, ठीक है। तो डिफरेंट पार्टिकल अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करें तो एडिशन, सेम मॉलिक्यूल पार्टिकल करें अट्रैक्शन करें तो कॉइजन होगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हो गई, समझ में आ गया होगा जहाँ तक है, ठीक है। अब देखिए आगे मैं क्या करूँगा, आपको वीडियो नंबर 7 लेके आऊँगा, ठीक है, 7 लेके आऊँगा। यहाँ पे आपको बॉयलर के क्वेश्चन कराऊंगा, बॉयलर की इफ़िशियंसी है या फिर बॉयलर के जो पार्ट है, वाटर टी बॉयलर, ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो ये सारे करा दूंगा मैं आपको। तो ध्यान देना भाई, 24 को एग्ज़ाम है, ध्यान से आपको जाना है और तैयारी करो अच्छी तरीके से। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करोगे आप, लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है, ठीक है। आपको करीबन जल्दी करो। देखो 6,000 करके 6,500 सब्सक्राइबर हो पाए अभी 260 वीडियो में करीबन। आप जल्दी करो, ठीक है, सब्सक्राइबर को बढ़ाओ, ठीक है, कैसे भी करके, तभी थोड़ा सही लगेगा वीडियो बनाने में। और चलो बाकी क्या करना है,
कर लेना भाई सब्सक्राइब, ठीक है, सभी लोग कर लेना सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। ये बेल आइकन है ना, इसको कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आपको मिल पाएगी। समझ में आ गया? चलो, तो वीडियो कैसा लगा बताइए सभी लोग, कैसा आपको लगा है वीडियो।